हेलो एवरीवन। आज की वीडियो का टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। के अंदर आज हम बात करने वाले हैं वेरियस थ्योरीज ऑफ एटॉमिक मॉडल्स। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि डेल्टन वाज द फर्स्ट टू गिव एटॉमिक थ्योरी, लेकिन उनके कुछ कुछ एक्सपेरिमेंट्स जो बाद में किए गए, उन्होंने उनकी थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट है उसे ही रॉन्ग बता दिया। डेल्टन का फर्स्ट पॉइंट था दैट एटम इज एन इनडिविजिबल पार्टिकल, मीन्स एटम को डिवाइड नहीं किया जा सकता। लेकिन थॉमसन जो थे उन्होंने अपना कैथोड रे एक्सपेरिमेंट किया और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की, और उसके बाद सब्सिक्वेंटली प्रोटॉन न्यूट्रॉन्स की भी डिस्कवरी हुई। इसके बाद हमने कंक्लूड कर किया कि एटम इज नो लॉन्गर इनडिविजिबल, मीन्स एटम कैन बी डिवाइडेड इनटू प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन। सो एक क्विक रिकैप लेते हैं। लास्ट टाइम जो मैंने आपसे वीडियोस शेयर की थी उसके अंदर हमने बात की थी तो थॉमसन ने एक्सपेरिमेंट की जिसके अंदर ये जो ट्यूब ली गई थी जिसको हम बोलते थे क्रूक्स ट्यूब, इस ग्लास ट्यूब के अंदर कैथोड और एनोड लिया गया था। हमें पता है कैथोड और एनोड दोनों मेटल्स की होती है एंड मेटल्स हैव स्ट्रॉन्ग टेंडेंसी टू लूज द इलेक्ट्रॉन। तो जब इसको हाई वोल्टेज से कनेक्ट किया गया था और यहाँ पर प्रेशर बहुत ज़्यादा लो रखा गया था, तो उन्होंने ऑब्जर्व किया कि कैथोड से कुछ पार्टिकल्स एमिट हो रहे हैं जो कि एनोड की साइड जा रहे हैं। कैसे ऑब्जर्व किया? उन्होंने एनोड को परफोरेटेड कर दिया था, यानी इसमें होल कर दिए थे, और यहाँ जो पीछे है इस जगह पर जिंक सल्फाइड की कोटिंग कर दी थी जिसकी वजह से यहाँ पर शाइन प्रोड्यूस हुई जब यहाँ से पार्टिकल्स इस पॉइंट के ऊपर स्ट्राइक किए। इससे जो कैथोड रेज की डिस्कवरी हुई उसके अंदर हमने उनकी कुछ प्रॉपर्टीज़ भी स्टडी की, जैसे कि कैथोड रेज जो होती है वो हमेशा स्ट्रेट लाइन में चलती है, उनका मटेरियल पार्टिकल होता है, मीन्स मटेरियलिस्टिक नेचर की होती है। मीन्स अगर आपने कोई लाइट पैडल व्हील अगर यहाँ रास्ते में रख दिया तो क्या होगा कि जो कैथोड रेज हैं वो उसको रोटेट कर देगी, जिससे हमने कंक्लूड किया कि जो कैथोड रेज है वो मटेरियल पार्टिकल्स होती हैं। इसके बाद अगर आपने ध्यान दिया है इस डायग्राम के अंदर, तो यहाँ ये जो आपकी कैथोड है इसमें से जो जितनी भी रेडिएशन एमिट हो गई है इनको स्टॉप करके सिर्फ इंटेंसिफाई करके सिर्फ एक पोर से ही यहाँ से कैथोड रेज को बाहर आने दिया जा रहा है, और जनरली क्या करती है बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में चलती है। लेकिन जैसे ही आपने यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड लगाया तो क्या हुआ, पॉजिटिव और नेगेटिव में ही जो कैथोड रेज थी ये पॉजिटिव पार्टिकल्स या पॉजिटिव फील्ड की तरफ अट्रैक्ट हुई, जिससे ये कंक्लूड किया गया था कि जो कैथोड रेज है वो नेगेटिवली चार्ज होती है। ये हीटिंग इफेक्ट भी प्रोड्यूस करती हैं और ये आयनाइजेशन भी प्रोड्यूस करती है, मीन्स आयन फॉर्म करती है। जैसे अगर आपने ये जो ट्यूब है इसके अंदर कोई गैस फिल कर दी है तो जो कैथोड रेज है उसको आयनाइज कर देगी, मतलब जो हाई स्पीड की जो इलेक्ट्रॉन्स है उसमें से उस गैस के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट थे उनको भी निकाल देंगे। अगर उनसे इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया तो जो एटम है वो न्यूट्रल नहीं रहेगा, उसमें आयन प्रोड्यूस हो जाएंगे, और इसी को हम क्या बोल देते हैं, आयनाइजेशन बोलते हैं। तो ये कैथोड रेज एक्सपेरिमेंट था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट था डिस्कवरी के अंदर, एटॉमिक पार्टिकल्स की डिस्कवरी के अंदर, जो थॉमसन ने सबसे पहले से किया था। और आप इसे लाइट बिल्कुल मत लीजिएगा। इनफैक्ट अभी जो 2020 के अंदर बोर्ड से जो क्वेश्चन पेपर आया था उसके अंदर कैथोड रे के ऊपर क्वेश्चन भी पूछा गया था। अच्छा जी, अब जैसे ही इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी हुई उसके बाद तो बहुत सारे साइंटिस्ट थे वो एक्टिव हो गए। क्यों? क्योंकि हम तो यही सोच रहे थे उस टाइम तक कि एटम एज ओवरऑल न्यूट्रल है, लेकिन एक नेगेटिव पार्टिकल की डिस्कवरी होने के बाद सबने एज्यूम किया कि अगर नेगेटिव पार्टिकल है और ओवरऑल न्यूट्रल है देन देयर मस्ट बी अ पॉजिटिव पार्टिकल ऑल्सो। तो इसी एक्सपेरिमेंट को फर्दर किया गया, इस बार इस कैथोड को परफोरेटेड किया गया, यानी कि इस कैथोड के अंदर पोर्स किए गए और फिर वही सेम कंडीशन रखी गई, हाई वोल्टेज रखी गई और यहाँ पर प्रेशर बहुत ही लो रखा गया, और इस बार कोटिंग इधर इस साइड पे की गई जिंक सल्फाइड की साइड पर, वहाँ से। और ऑब्जर्वेशन क्या था, ऑब्जर्व ये किया गया कि इस बार फ्लोरोसेंस इधर प्रोड्यूस हुआ। जब यहाँ पर फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हुआ तो साइंटिस्ट ने सोचा कि अगर इस साइड फ्लोरोसेंस प्रोड्यूस हो रहा है इसका मतलब एनोड से वो रेज आ रही होंगी, और वो रेज एनोड से आ रही है इसीलिए उनको एनोड रेज का नाम दिया गया। लेकिन फर्दर डीप एक्सपेरिमेंट करने के बाद पता चला कि जो एनोड रेज हैं वो एनोड से नहीं आ रही थी, बल्कि एक्चुअल में रेज तो कैथोड से ही प्रोड्यूस हो रही थी। जो कैथोड रेज थी वो इसके बीच में जो गैस मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट थे उनको उनको आयनाइज कर रही थी। फॉर एग्जांपल हम बात कर लें हाइड्रोजन एटम की, मान लीजिए यहाँ पे हाइड्रोजन गैस ही है, तो हाइड्रोजन के अंदर एक इलेक्ट्रॉन होता है और एक प्रोटॉन होता है। तो अब क्या होगा, हाइड्रोजन के एटम पे जब कैथोड रेज स्ट्राइक करेंगी तो वहाँ से वो इलेक्ट्रॉन को निकाल देंगी, इजेक्ट कर देंगी,
और इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट करते ही, मान लीजिए ये आपका हाइड्रोजन एटम है और यहाँ पर कोई इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इस पॉइंट पर, और ये तो चलिए बीच में न्यूक्लियस है, इसके अंदर तो प्रोटॉन प्रेजेंट है। तो जब हाई स्पीड कैथोड रेज ऐसे स्ट्रेट लाइन से जा रही हैं तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन को इन्होंने इजेक्ट करा दिया। इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट कराने के बाद इसके पास सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन बचेगा, और प्रोटॉन के ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, पॉजिटिव। इसलिए अब ये जो एटम है ये न्यूट्रल नहीं बचा, अब इसके ऊपर आयन बन गया, और इनफैक्ट ये क्या बन गया, अभी हाइड्रोजन नहीं बना, अब हाइड्रोजन के ऊपर कैसा चार्ज आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। और जैसे ही हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया तो अब पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल किस साइड जाएंगे, इट विल बी अट्रैक्टेड टुवर्ड्स नेगेटिव इलेक्ट्रोड। इसी वजह से एनोड से अब इनकी मूवमेंट होने लगेगी कैथोड की साइड, टुवर्ड्स कैथोड। सिंस दिस पार्ट, मतलब यहाँ पे सोचा गया कि ये एनोड से निकले इसीलिए इनको एनोड रेज बोला गया, बट एक्चुअल में ये गैस की आयनाइजेशन से प्रोड्यूस हुए थे। तो इस तरीके से एनोड रेज की डिस्कवरी हुई। उसके बाद सब्सिक्वेंट साइंटिस्ट आए, गोल्डस्टीन ने प्रोटॉन की डिस्कवरी की, चैडविक ने न्यूट्रॉन की डिस्कवरी की, और आज हमें पता है कि न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, इनका मास क्या क्या होता है। चार्ज होंगे, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन का बिल्कुल इक्वल होगा, लेकिन अपोजिट इन नेचर। इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव चार्ज, इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होते हैं और प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होते हैं। अब यहाँ से आप देख सकते हैं मास डाटा से कि इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के मास में बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। इनफैक्ट इतना डिफरेंस है कि हम ये कंसिडर करेंगे कि इलेक्ट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास के कंपैरिजन में नेग्लिजिबल होता है। उसके बाद लेकिन अगर आप बात करें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की, तो यहाँ पर इनका मास कंपेरेबल है। इनफैक्ट न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन के मास से थोड़ा सा ज़्यादा ही है। चलिए ये बात हो गई। आज अब हम स्टार्ट करते हैं हम आज का टॉपिक। तो आज का टॉपिक है हमारा वेरियस एटॉमिक मॉडल, जिसके अंदर फर्स्ट है थॉमसन एटॉमिक मॉडल। तो आप जानते ही हैं कि थॉमसन जो थे उन्होंने इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी की थी, और इलेक्ट्रॉन की डिस्कवरी करने के बाद उन्होंने सोचा कि अगर इलेक्ट्रॉन है उसके बाद प्रोटॉन्स की भी डिस्कवरी हो गई, और इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की डिस्कवरी के बाद न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई। हालांकि न्यूट्रॉन की डिस्कवरी इतनी इजी नहीं थी। जब बात हाइड्रोजन की थी, मीन्स हमने उस ट्यूब के अंदर सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन गैस को रखा था, तब कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन जैसे ही हमने इस गैस को रिप्लेस किया विद अ गैस अदर देन हाइड्रोजन, तो पता लगाया गया कि वहाँ पर पता लगाया गया वहाँ पर कि हाइड्रोजन के अलावा अगर आप कोई और पार्टिकल लेते हैं तो उसका जो पूरा मास है वो सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन की वजह से नहीं होता। फॉर एग्जांपल हीलियम को लिया गया और उसके बाद पता लगाया गया कि हीलियम के अंदर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो एक्चुअल मास हीलियम का होना चाहिए था इसका जस्ट डबल, लेकिन जब एक्चुअल मास कैलकुलेट किया गया तो वो उसका 4 टाइम्स था। जिससे साइंटिस्ट ने सोचा कि सिर्फ प्रोटॉन ही नहीं प्रेजेंट है एटम के अंदर, देयर मस्ट बी सम अनदर पार्टिकल विच आर न्यूट्रल इन नेचर, जिसकी वजह से न्यूट्रॉन की डिस्कवरी हुई, जो कि चैडविक ने की थी। अब थॉमसन जो था उन्होंने इलेक्ट्रॉन तो डिस्कवर कर दिया था और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी डिस्कवर हो चुके थे, लेकिन बात ये थी कि इतने ही जो छोटे छोटे सब एटॉमिक पार्टिकल्स हैं एक एटम के अंदर किस तरीके से लाई करते हैं, क्या सारे स्कैटर्ड होते हैं या सबने अपना कंपार्टमेंट डिसाइड किया हुआ है। तो इसी के ऊपर थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, जिसको हम प्लम पुडिंग मॉडल भी बोलते हैं या फिर वाटरमेलन मॉडल भी बोलते हैं। तो जैसे कि रेजन पुडिंग मॉडल क्यों बोलते हैं, जैसे कि केक के अंदर किशमिश होती है वो पूरी के अंदर होती है, या फिर हम बोल सकते हैं वाटरमेलन, तरबूज ज़्यादा रिलायबल है क्योंकि इसके अंदर क्या होता है, जो तरबूज है उसका जो पॉजिटिव पार्ट है उसको हम कंसिडर कर सकते हैं, उसका जो रेड वाला पार्ट है इसको हम पॉजिटिव चार्ज की तरह कंसिडर कर सकते हैं, और जो इसके अंदर सीड्स प्रेजेंट है उसको हम इलेक्ट्रॉन की तरह कंसिडर कर सकते हैं। तो ये है थॉमसन का एटॉमिक मॉडल। तो उसने क्या कहा कि जो पॉजिटिव चार्ज है वो यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड होता है पूरे एटम के अंदर, और जिस तरीके से तरबूज में बीज होते हैं उसी तरीके से एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। सो एटम वाज अ स्फीयर ऑफ पॉजिटिव इलेक्ट्रिसिटी एंड इलेक्ट्रॉन्स आर एम्बेडेड जस्ट लाइक सीड्स इन अ वाटरमेलन। सबसे अच्छी बात क्या थी थॉमसन के मॉडल की, उसने एटम की स्टेबिलिटी को बताया। उसने क्या कहा, एटम इज ओवरऑल न्यूट्रल। तो ये बात हो गई थॉमसन की। नेक्स्ट, तो इसके अब लिमिटेशन की बात करते हैं। अगर इतना अच्छा मॉडल था तो आज तक हम सिर्फ और सिर्फ थॉमसन का ही मॉडल पढ़ते, इससे ज़्यादा एडवांसमेंट में जाते ही नहीं, लेकिन ऐसा तो है नहीं। हमने प्रॉब्लम क्या रही थॉमसन के मॉडल के साथ, अगर हम बात करें 1904 की, अगर उस टाइम पीरियड की बात करें, मीन्स 1904 के अंदर आप अगर होते तो आपको भी थॉमसन का मॉडल ही पढ़ना पड़ता और शायद आप इतने सेटिस्फाइड भी रहते। तो उसी टाइम के दौरान
सब ठीक था, क्योंकि एटम की न्यूट्रलिटी जो थी, एटम की स्टेबिलिटी थी, उसको अच्छे से बता दिया गया था। प्रॉब्लम हुई जब रदरफोर्ड ने एक एक्सपेरिमेंट किया 1911 के अंदर, और थॉमसन का जो मॉडल था उसके कुछ जो रिजल्ट थे उस स्कैटरिंग एक्सपेरिमेंट के, उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया। तो आइए देख लेते हैं कि रदरफोर्ड ने ऐसा क्या एक्सपेरिमेंट किया जिसके बारे में थॉमसन के पास कोई जवाब नहीं था। तो रदरफोर्ड ने क्या किया, एक रेडियो एक्टिव सोर्स लिया। जो रेडियो एक्टिव सोर्स है उसने रेडियम का लिया था। रेडियम एक एलिमेंट आपकी पीरियोडिक टेबल का, और रेडियम का क्या नेचर होता है, वो खुद खुद ब खुद डिसइंटीग्रेट होता रहता है, और जो एलिमेंट्स अपने आप टूटते रहते हैं उसी को हम क्या बोल देते हैं, रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। और जब वो डिसइंटीग्रेट होता है तो वो अल्फा पार्टिकल्स प्रोड्यूस करता है। जो अल्फा पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं अल्फा पार्टिकल्स, दीज आर नथिंग बट द हीलियम न्यूक्लियस। हीलियम का न्यूक्लियस की अगर आप बात करें तो हीलियम के न्यूक्लियस के अंदर क्या होते हैं, 2 प्रोटॉन होते हैं, 2 न्यूट्रॉन होते हैं। और अगर आप एटम की बात कर रहे हैं तो बाहर की जो शेल होती है उसके अंदर क्या होते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। तो लेकिन अगर ये दोनों के दोनों इलेक्ट्रॉन हैं, इनको कंसिडर नहीं करना है, हमें बात किसकी करनी है, सिर्फ और सिर्फ हीलियम के न्यूक्लियस की। जो इलेक्ट्रॉन है इन दोनों को आप इजेक्ट करा दे किसी तरीके से, ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, ये इलेक्ट्रॉन भी चला गया, आयनाइज करा दिया, तो आपके पास क्या बचेगा, हमारे पास बचेगा सिर्फ हीलियम न्यूक्लियस। और हीलियम न्यूक्लियस के अंदर क्या है, सिर्फ और सिर्फ 2 प्रोटॉन है। और अगर 2 प्रोटॉन है तो अभी न्यूट्रल नहीं है, अब इसके ऊपर कैसा चार्ज हो जाएगा, 2 पॉजिटिव चार्ज। तो ये है हमारा अल्फा पार्टिकल, जो कि कहाँ से एमिट होता है, रेडियम एटम से एमिट होता है। अब जैसे ही यहाँ से रेडियो एक्टिव जो सोर्स था रेडियम का, उससे अल्फा पार्टिकल एमिट हुए, उनको एक गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कराया गया। जैसे ही गोल्ड फॉइल के ऊपर स्ट्राइक कराया गया, ये गोल्ड फॉइल है, तो क्या देखा गया, मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो डायरेक्टली चले गए विदाउट एनी डिफ्लेक्शन, क्रॉस कर गए उनको। सो 99.9% अल्फा पार्टिकल पास्ट अनडिफ्लेक्टेड, बिल्कुल सीधे चले गए, कोई दिक्कत नहीं उन्हें। हालांकि कुछ फ्यू अंडरगो डिफ्लेक्शन बाय स्मॉल एंगल, बहुत थोड़े से एंगल से थोड़ा बहुत डिफ्लेक्शन हुआ, एज पर ऐसे पार्टिकल्स बहुत ही कम थे। और वो पार्टिकल जो कि 90 डिग्री से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुए, वो तो सिर्फ 20,000 में से कोई एक ही ऐसा पार्टिकल था जो कि 90 डिग्री के एंगल से ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ, जैसे कि ये हो क्या, ठीक है। तो ऐसे जो पार्टिकल्स थे अल्फा पार्टिकल्स, वो बहुत ही कम थे। तो ये ऑब्जर्वेशन थी जो कि रदरफोर्ड ने देखी। इन ऑब्जर्वेशन के बाद रदरफोर्ड ने कुछ कंक्लूजन निकाला। क्यों, क्योंकि सवाल उठता है कि अगर ये सब जो कंक्लूजन था, ये थॉमसन का मॉडल क्यों नहीं एक्सप्लेन कर पाया। अगर हम देखें तो अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, अगर अल्फा पार्टिकल पॉजिटिव चार्ज है, और अगर हम बात करें थॉमसन के मॉडल की, तो थॉमसन के मॉडल ने क्या कहा था कि यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो पूरे के पूरे एटम के अंदर स्कैटर्ड है। और अगर पूरे के पूरे एटम में पॉजिटिव चार्ज इस तरीके से स्कैटर्ड है यूनिफॉर्मली, तो इस हिसाब से जैसे ही आप डालते हैं तो वहाँ पे अल्फा पार्टिकल तो दूर से ही वहाँ से स्ट्राइक होकर वापस आ जाना चाहिए था, उसके पास ही नहीं जा सकता। क्यों, क्योंकि हीलियम पार्टिकल यानी कि अल्फा पार्टिकल की बात करें तो वो भी पॉजिटिव चार्ज है, और एटम के अंदर तो पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली स्कैटर्ड है, तो इसलिए उनको इस या तो डिफ्लेक्शन जो है यूनिफॉर्म होना चाहिए था, पर ऐसा नहीं हुआ। और थॉमसन के पास इस सवाल का कोई जवाब नहीं था, और इसीलिए थॉमसन का मॉडल रिजेक्ट हो गया। खैर, अब रदरफोर्ड ने ये ऑब्जर्वेशन तो ले ली, ये जो एक्सपेरिमेंट किया उसने देखा कि हाँ मैक्सिमम जो अल्फा पार्टिकल्स थे वो क्रॉस कर गए, लेकिन कुछ जो थे 20,000 में से कोई एक ही ऐसा था जो कि काफ़ी हाई एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था। तो रदरफोर्ड ने कंक्लूड किया कि क्योंकि मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल पास हो गए हैं, इसका मतलब क्या हुआ कि मोस्ट ऑफ द स्पेस इन एन एटम इज एम्प्टी, खाली है तभी तो आराम से पास हो पा रहा है। तो ये था रदरफोर्ड का फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड कंक्लूजन जो उसने देखा अपनी सेकंड ऑब्जर्वेशन से, कि कुछ पार्टिकल्स जो ऐसे थे जो कि स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हो रहे थे। इसका मतलब क्या हुआ कि जो पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल है वो क्यों डिफ्लेक्ट हो रहे हैं, क्योंकि वो बहुत ही पास से गुजर रहे हैं तभी तो डिफ्लेक्ट होंगे, लेकिन ऐसा पार्टिकल्स बहुत ही कम थे। तो उन्होंने सेकंड पॉइंट यही है उनका, द पॉजिटिव चार्ज अल्फा पार्टिकल वर डिफ्लेक्टेड बिकॉज दे मस्ट हैव पास्ड वेरी क्लोज टू सम पॉजिटिव बॉडी एंड दैट पॉजिटिव बॉडी इज न्यूक्लियस एज वी नो नाउ। अब हम उसकी लास्ट ऑब्जर्वेशन है उनकी भी बात कर लेते हैं। उन्होंने कहा था 20,000 में से कोई एक ही ऐसा अल्फा पार्टिकल था जो कि 90 डिग्री के ज़्यादा एंगल से डिफ्लेक्ट हुआ था। इसका मतलब क्या हुआ कि जो द हाईली डिफ्लेक्टेड अल्फा पार्टिकल मस्ट हैव स्ट्राइक सम हेवियर बॉडी इनसाइड द एटम,
कब जब वो बहुत ही ज़्यादा हैवियर बॉडी से स्ट्राइक किया होगा तभी तो वो इतना ज़्यादा डिफ्लेक्ट हुआ होगा। अगर थोड़ा पास से ही गुजरता तो थोड़ा बहुत ही डिफ्लेक्शन होता। तो लेकिन ये बहुत ही कम था, 20,000 में से कोई एक ही ऐसा एटम था। इसका मतलब इसका जो वॉल्यूम है वो तो बहुत ही कम है। वो मास जो पॉजिटिवली चार्ज सेंटर है वो उसकी वॉल्यूम बहुत ही कम है। तो ये था उसका कंक्लूजन। तो बट बीइंग वेरी फ्यू इन नंबर इट ऑल्सो इंडिकेटेड दैट हैवी बॉडी प्रेजेंट इन द एटम मस्ट बी ऑक्यूपाइंग अ वेरी वेरी स्मॉल वॉल्यूम। तो ये कंक्लूजन के बाद अगर हम रदरफोर्ड मॉडल को एक लाइन में एक्सप्रेस करना चाहे तो क्या होगा, उनका कंक्लूजन यही था दैट होल ऑफ द मास and the positive charge of the atom is concentrated at the center and electrons revolve around it in circular orbit। तो रदरफोर्ड की जो मॉडल है न्यूक्लियर मॉडल, इसको हम प्लानिटरी मॉडल भी कहते हैं, जैसे कि हमारा सोलर सिस्टम मॉडल भी कहते हैं। जैसे हमारा सन है उसको हम कंपेयर कर लेंगे यहाँ पर न्यूक्लियस से, और जिस तरीके से अर्थ और बाकी प्लैनेट्स रिवॉल्व करते हैं सन के चारों तरफ, वैसे ही इलेक्ट्रॉन्स रिवॉल्व करते हैं। ठीक है, ये हो गया उनका प्लेनेटरी मॉडल। तो रदरफोर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस। तो न्यूक्लियस की डिस्कवरी का श्रेय रदरफोर्ड को ही जाता है, और इसीलिए उन्होंने उस टाइम पर एटम को डिवाइड कर दिया इनटू न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट। यहाँ पर मैं एक और नई टर्म बता देना चाहूँगी आप लोगों को। वो नई टर्म है न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स का मतलब होता है वो पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट होते हैं। तो एज पर योर सिलेबस न्यूक्लियॉन्स के अंदर हम जानते हैं प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स, ये दोनों ही न्यूक्लियस के अंदर होते हैं। हैंस बोथ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स आर न्यूक्लियॉन्स। लेकिन हायर स्टडीज में आप जानेंगे कि देयर आर 35 सब एटॉमिक पार्टिकल्स जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं। बट फॉर द टाइम बिंग हम बस इतना बोलेंगे दैट प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन बोथ आर न्यूक्लियॉन्स एंड हेंस दे आर प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस। तो रदरफोर्ड ने एटम को डिवाइड किया इनटू न्यूक्लियस एंड एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट, और इस एक्स्ट्रा न्यूक्लियर पार्ट के अंदर क्या आते हैं आपके इलेक्ट्रॉन्स जो कि रिवॉल्व करते हैं अराउंड द न्यूक्लियस। चलिए आज के लिए इतना ही। आज का आपका क्वेश्चन ऑफ द डे है व्हाट इज द रेशियो ऑफ मास ऑफ एन इलेक्ट्रॉन टू प्रोटॉन। आपको रेशियो निकालना है, बताना है कि इलेक्ट्रॉन जो है कितना टाइम लाइटर यह है या फिर हैवियर है एज कम्पेयर टू द प्रोटॉन। और दूसरा आपका क्वेश्चन है व्हाट इज द रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ न्यूक्लियस टू वॉल्यूम ऑफ एटम। इसके लिए मैं आपको हिंट जरूर दूंगी। न्यूक्लियस है, इसकी जो रेडियस है, आई एम टॉकिंग अबाउट रेडियस, कॉन्सेंट्रेटेड ऑन द वर्ड रेडियस। न्यूक्लियस की जो रेडियस है वो होती है 10⁻⁻15 मीटर, यानी कि बहुत ही कम है ये। और अगर आप बात करें वॉल्यूम ऑफ रेडियस ऑफ एटम की तो वो है 10⁻⁻10 मीटर। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में आपसे वॉल्यूम पूछा गया है और मैंने आपको रेडियस बताया है, तो आपको सॉल्व करना है और बताना है कि वॉल्यूम का क्या रेशियो होगा। उसके लिए ध्यान रखिएगा, आपको वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। चलिए, थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।